आगे देखिए, मेरे साथ खेलने वाले अधिकतर साथी हमारे जैसे ही परिवार के हुआ करते। लेखक बता रहे हैं सारे मोहल्ले में बहुत परिवार तो हमारी तरह आसपास के गांवों से ही आकर बस गए थे। 2-3 घर साथ की उजड़ी सी गली में रहने वाले लोगों का था। हमारी सभी की आदतें भी कुछ मिलती जुलती थी। उनमें से अधिकतर तो स्कूल जाते ही नहीं थे और गए भी तो पढ़ाई में रुचि न होने के कारण किसी दिन बस्ता तालाब में फेंका और फिर स्कूल गए ही नहीं माँ बाप ने ज़बरदस्ती उनको भेजा। यहाँ तक कि परचूनिए आड़तिए भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना ज़रूरी न समझते। कभी किसी स्कूल अध्यापक से बात होती तो कहते मास्टर जी हमने क्या इसमें तहसीलदार बनवाना है, थोड़ा बड़ा हो जाए तो पंडित घनश्याम दास से लड़े पढ़वा कर दुकान पर बहियाँ लिखने लगा लेंगे। पंडित 6-8 महीने से लड्ढे और मुनिमी का सभी काम सिखा देगा। वहाँ तो अभी तक अलिफ बे जीम च भी नहीं सीख पाया है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, लेखक यहाँ पर बता रहे हैं कि जो उनके साथी थे वो कुछ ऐसे परिवारों से थे कि वो कुछ तो उसी शहर के थे, कुछ अन्य जगह से आकर उनके माता पिता बस गए थे और कुछ पास की गली के थे। उनकी जो आदतें थी बचपन की वो सब मिलती जुलती थी। सब मस्ती में रहते थे, कोई स्कूल जाता कोई नहीं जाता और कोई तालाब में ही बैग को फेंका था। और इस प्रकार से उन्होंने जो उनके माता पिता को भी कहा जाता कि इनको पढ़ने भेजो, तो उस समय शिक्षा का इतना जोर नहीं था, तो वो भी यही कहते कि हमारा बच्चा पढ़ेगा तो ठीक है, नहीं पढ़ेगा क्योंकि वहाँ पर तो वो कुछ भी नहीं सीख पाया है। अलिफ बे जीम च यानी उसको कुछ भी क ख ग का भी ज्ञान नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर बैठकर हम पंडित से इसको लड़े पढ़वाना या जो भी मुनीमगिरी का काम है वो सिखाएंगे तो वो सीख जाएगा और ये आगे बच्चा कमा खाएगा। तो इस प्रकार से हमको कौन सा इसको तहसीलदार बनवाना है, जो हमारे यहाँ पेशे से काम चला आ रहा है वही हम इनको करवा लेंगे। तो आगे देखिए, यहाँ पर ये बताया है प्रशिक्षण हिसाब किताब लिखने की प्राचीन लिपि, खाता दुकान के हिसाब किताब का ब्यौरा जिसमें लिखा जाता है। आगे देखिए, गरम खेत से खूब लथपथ कर उसी तरह भागते, किसी ऊंची जगह से तालाब में छलांग लगा लेते, रेत को गंदले पानी से साफ कर फिर टीले की ओर भाग जाते। याद नहीं कि ऐसा 5-10 बार करते या 15-20 बार। तो लेखक अपने बचपन की शरारतों को बता रहा है कि किस प्रकार से वो अपने मित्रों के साथ मस्ती करते थे। कई बार तालाब में कूदकर ऐसे हाथ पांव हिलाने लगते जैसे बहुत से अच्छे तैराक हों, परंतु 1-2 को छोड़ मेरे किसी साथी को तैरना नहीं आता था। कुछ तो हाथ पांव हिलाते हुए गहरे पानी में चले जाते तो दूसरे उन्हें बाहर लाने के लिए किसी भैंसे के सींग या दुम पकड़कर बाहर आने की सलाह देते, उन्हें ढांढस बंधाते। कूदते समय मुंह में गंदला पानी भर जाता तो बुरी तरह खांसते। कई बार ऐसा लगता कि सांस रुकने लगी है, परंतु हाय हाय करते किसी न किसी तरह से तालाब के किनारे पहुंच जाते। फिर देखो बच्चों, आगे लेखक क्या बता रहे हैं कि फिर छुट्टियां बीतने लगती और दिन गिनने लगते हम कि प्रत्येक दिन डर बना रहता, बढ़ता चला जाता था। खेल कूद और तालाब में नहाना भी भूलने लगता कि जब पूरी गर्मी की छुट्टियां वो बिता लेते थे और खूब मस्ती करते थे और पढ़ाई बिल्कुल नहीं करते थे, तो जब स्कूल खुलने के दिन आने लगते तो उनको ये भय बना रहता था कि अब मास्टर जी हमें स्कूल में अगर हम काम करके नहीं ले जाएंगे, हम अपना गृह कार्य होमवर्क नहीं करेंगे तो हमारी पिटाई होगी। तो मास्टरों ने जो छुट्टियों में काम करने के लिए दिया था होता है उसका हिसाब लगाने लगते कि अभी 10 दिन बचे हैं, 10 दिन में हम रोज़ 1 पार्ट 2 पार्ट या 10 पेज 5 पेज करेंगे तो हमारा काम जब स्कूल खुलेगा तब तक पूरा हो जाएगा। तो रोज़ हिसाब लगाते, टाइम टेबल बनाते, 10 सवाल रोज़ भी निकालेंगे तो 20 दिन में पूरे हो जाएंगे। जब ऐसा सोचना शुरू करते तो छुट्टियों का 1 महीना बाकी हुआ करता था कि वो टाइम टेबल बनाते कि भाई अभी तो 20-25 दिन हैं तो हम रोज़ करेंगे तो ये हमारा काम हो जाएगा। एक एक दिन गिनते, 10 दिन इस खेल कूद में और बीत जाते। आगे देखिए,
स्कूल की पिटाई का डर और बढ़ने लगता, परंतु डर भुलाने के लिए सोचते कि 10 की क्या बात, सवाल तो 15 भी आसानी से रोज किए जा सकते हैं और रोज निकाले जा सकते हैं। जब ऐसा हिसाब लगाने लगते तो छुट्टियां कम होते होते जैसे भागने लगती, दिन बहुत छोटे लगने लगते। ऐसा महसूस होता जैसे सूरज भागकर दोपहरी में ही छिप जाता हो। जैसे जैसे दिन छोटे होने लगते स्कूल का भय बढ़ने लगता। हमारे कितने ही सहपाठी ऐसे होते जो छुट्टियों का काम करने की बजाय मास्टरों की पिटाई अधिक सस्ता सौदा समझते। वो काम ही नहीं करते थे, उनको किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं था और वो सोचते कि ठीक है, अगर हम काम नहीं करेंगे तो जो मास्टर जी हैं वो हमें 2-3 चपत लगा देंगे तो हम मार भी खा लेंगे। लेकिन हम वो मतलब मार खाना एक सस्ता सौदा समझते थे। हम जो पिटाई से बहुत डरा करते, उन बहादुरों की भांति ही सोचने लगते। ऐसे समय हमारा सबसे बड़ा नेता उमा हुआ करता था, जो एक प्रमुख बच्चा था, एक छोटा उमा, वो नेता था और वो बिल्कुल पढ़ता लिखता नहीं था। उसको एक ही कक्षा में वो कितनी बार रह गया था और वो मास्टर जी की किसी भी बात से उसको कोई भय नहीं था। हम सभी उसके बारे में सोचते कि हमारे में उस जैसा कौन था। कभी भी उस जैसा दूसरा लड़का नहीं ढूंढ पाते थे। उसकी बातें, गालियाँ, मार पिटाई का ढंग तो अलग था ही, उसकी शक्ल सूरत भी सबसे अलग थी। हांडी जितना बड़ा सर, उसके ठिंगने 4 बालिश के शरीर पर ऐसा लगता कि जैसे बिल्ली के बच्चे पर माथे पर तरबूज रख दिया हो। इतने बड़े सिर में नारियल की सी उसकी आँखें, आँखों वाला बंदरिया के बच्चे जैसा चेहरा, और भी अजीब लगता। लड़ाई वह हाथ पांव से नहीं बल्कि अपने सिर से किया करता था। आगे देखिए। तो इस प्रकार से जो लेखक हैं वो उमा की बात बता रहे हैं। हांडी जितना बड़ा सिर, उसके ठिंगने 4 बालिश के शरीर पर ऐसा लगता जैसे बिल्ली के बच्चे पर माथे पर तरबूज रखा हो। इतने बड़े सिर से वो नारियल की सी आँखें, बंदरिया के बच्चे का जैसा चेहरा, और लड़ाई वह हाथ पांव से नहीं बल्कि सिर से करता था। जब सांड की भांति पुकारता, सिर झुकाकर किसी के पेट छाती में मार देता तो उससे दुगने तुगने शरीर वाले लड़के भी पीड़ा से चिल्लाने लगते। हमें डर लगता कि किसी की छाती की पसली ही यह न तोड़ डाले। उसके सिर की टक्कर का नाम हमने रेल बम्बा रखा हुआ था। रेल के कोयले के से चलने वाला इंजन की भांति बड़ा ही भयंकर होता था। आगे देखिए कि इस प्रकार से वो जो उनकी कक्षा में बच्चा था उमा, वो किस प्रकार से करता था काम। हमारा स्कूल बहुत छोटा था, केवल छोटे छोटे 9 कमरे थे। लेखक बता रहे हैं कि बचपन की बात कि स्कूल हमारा बहुत छोटा था, 9 कमरे थे जो अंग्रेजी के अक्षर एच की भांति बने हुए थे, एक से एक सटे हुए थे। दाईं और पहला कमरा हेडमास्टर साहब का था, श्री मदन मोहन जी शर्मा का, जिनके दरवाजे के आगे हमेशा एक चिक लटकी रहती थी। और स्कूल की प्रार्थना के समय में बाहर आते और सीधी कतारों में कद के अनुसार खड़े लड़कों को देखकर उनका चेहरा खिल उठता था, गोरा चेहरा खिल उठता था। सारे अध्यापक लड़कों की तरह ही कतार बांधकर उनके पीछे खड़े होते। केवल मास्टर प्रीतम चंद जो थे, जो हमारे पीटी मास्टर थे, उन लड़कों की कतारों के पीछे खड़े खड़े रहते और देखते थे कि कौन सा लड़का कतार में ठीक से नहीं खड़ा। उनकी खुड़की तथा ठुड्डों के भय से हम सभी कतार के पहले और आखिरी लड़के का ध्यान रखते कि हमारी जो पंक्ति है, जो लाइन है, वो बिगड़ ना जाए। क्योंकि उनको किसका डर था? लेखक बताते हैं कि हमको मास्टर प्रीतम चंद का डर था, जो बहुत अनुशासन प्रिय और सख्त अध्यापक थे, बहुत डिसिप्लिन रखते थे, सीधी कतार में बने रहने का प्रयत्न करते। सीधी कतार के साथ साथ हमें यह ध्यान भी रखना होता था कि आगे पीछे खड़े लड़कों के बीच की दूरी भी एक सी हो। सभी लड़के उस पीटी से बहुत डरते थे, क्योंकि उन जितना सख्त अध्यापक न कभी किसी ने देखा और न सुना था। यदि कोई लड़का अपना सिर इधर उधर हिला लेता या पाँव से पिंडली खुजाने लगता
तो वह उसको बाघ की तरह झपट पड़ते और खाल खींचने के मुहावरे को प्रत्यक्ष करके दिखाते। बहुत बुरी उसकी पिटाई करते। ये देखिए किस तरह से वो परेड करवाते थे। परंतु हेडमास्टर शर्मा जी उनके बिल्कुल उलट स्वभाव के थे। वह 5वीं और 8वीं श्रेणी को अंग्रेजी स्वयं पढ़ाया करते थे। हमारे में से किसी को भी यह याद न था कि 5वीं श्रेणी में कभी भी उन्हें गलती के कारण किसी की चमड़ी उधेड़ी हो।